Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's topic is introduction to animal breeding and genetics. पहले भी बात हुई कि ये जो कोर्स है AH302 का, इसके 4 पोर्शन हैं। उसमें सबसे पहले लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को हमने कवर किया है। दूसरे नंबर पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का पोर्शन। इसके बाद हमारा एनिमल न्यूट्रिशन, फीड एंड न्यूट्रिशन हो जाएगा और पोल्ट्री साइंस का जो ये पोल्ट्री प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। मिड तक का जो कोर्स है वो एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स तक के पोर्शन तक है। ये 2 पोर्शन मिड तक शामिल होंगे। अब एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमल ब्रीडिंग क्या है और एनिमल जेनेटिक्स जो है वो क्या है। ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। एनिमल ब्रीडिंग बेसिकली जो है मसलन जेनेटिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स से शुरू करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जेनेटिक्स बेसिकली साइंस है जो कि डील करती है विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन and also involves studying the structure and function of genes and the way genes are passed from one generation to the next। यानी जेनेटिक्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स इन सिंपल वर्ड्स। और चूंकि हेरिडिटी और वेरिएशन से ये रिलेटेड है तो इसमें हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये सारी की सारी चीज़ों की जो स्टडी है इसको जो है हम जेनेटिक्स के उसमें लेके आते हैं पर्सपेक्टिव में। अब हमने इन चीज़ों को इस चीज़ को ज़हन में रखना है। एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात करें, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, तो एनिमल ब्रीडिंग इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स such as cattle, buffalo, sheep, goat, camel and poultry, etc. Whereas the science of genetics, I already told you that it's a science that deals with the transmission of characters from parents to offspring. So the science of genetics basically provides founding principles for the science of animal breeding, and hence the name of discipline is animal breeding and genetics. So we can say that animal breeding and genetics is a combination of two fields, two sciences. Number one, genetic principles, how the characters are transmitted from parents to offsprings, and then application of scientific knowledge in order to improve genetically improve the animals. And especially in our case we deal with those animals which are beneficial directly or indirectly for us in like for milk production, for meat production, for hide and other benefits. So animal breeding and genetics is a broad umbrella under which we use genetic variation or the transmission of character from parents to offspring, and then we apply this scientific knowledge for genetic improvement of animals. And by animals I mean to say sheep, goat, cattle, camel and poultry, etc etc. तो ये हमारा जो है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक बात होगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैरेक्टर की ट्रांसमिशन है, अगर हम जेनेटिक्स के हवाले से बात करें तो जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में आपस में जो डिफरेंसेस हैं या जो उनमें जो मतलब कह लें कि चेंजेस हैं वो किस वजह से हैं कि वो जीन्स की वजह से हैं, द जीन्स विच दे कैरी, और वो हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल की वजह से वो आए हैं, ट्रांसमिट हुए हैं,
यानी म्यूटेशन की बात भी हो सकती है। उसमें जो रिकम्बिनेशन का फिनोमेना है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमोसोम्स, सेकेंडली उसकी वजह से भी है। थर्डली सिलेक्शन है, यानी फेवरिंग अ पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सिलेक्शन क्या है, इसमें आप उन्हीं इंडिविजुअल्स को जो है वो स्टडी करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, जो कि हमारे इंटरेस्ट के हैं, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट जो होती हैं उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी बुनियाद पर हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जेनेटिक्स बेसिकली इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग एरिया इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो लाइफ जो है, पूरी जो लाइफ का है, उसकी जो बुनियाद जो है वो जेनेटिक प्रोसेस है, और उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, सेलुलर फंक्शंस में उसका रोल है। किसी जो ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको भी ये डिटरमिन करती है, और लिंक बिटवीन जनरेशंस जो हर स्पीशी के अंदर जो है वो पाया जाता है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट डायरेक्ट्स सेलुलर इंफॉर्मेशन, डिटरमिन्स एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसको हम बाद में फिनोटाइप कहेंगे आने वाली थोड़ी देर के अंदर ही, एंड सर्व्स एज द लिंक बिटवीन जनरेशंस इन एवरी स्पीशीज। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रोसेसेस जो हैं किस तरह से जो है वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं। जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स का जो नॉलेज है, या नॉलेज ऑफ जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स है, इससे हमें ये भी अंडरस्टैंड करने में, बायोलॉजी के जो अदर डिसिप्लिन्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे या जो समझेंगे वो आगे मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ जो है वो ओवरलैप करती है। यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ओवरलैप ये करती है, सेल बायोलॉजी के साथ इसकी ओवरलैपिंग है, फिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशन की जो फील्ड्स हैं उसके साथ भी ये ओवरलैप करती है। सो अगर जेनेटिक कंपोनेंट की अगर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है या उसको समझना है, तो इन 3-4 जो फील्ड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जिक्र किया, सेल बायोलॉजी का जिक्र किया, फिजियोलॉजी और एवोल्यूशन की बात की, तो इनका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, यानी इनको भी साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है। तो जेनेटिक्स को मैं यूं कह सकता हूं कि इट यूनिफाइज बायोलॉजी एंड सर्व्स एज इट्स कोर। आप किसी भी बायोलॉजी की फील्ड को उठा के देख लें, चाहे वो इनवर्टेब्रेट्स हैं चाहे वो वर्टेब्रेट्स हैं, उसमें हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हम जेनेटिक्स के बारे में लाजमी हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट्स द कोर कोर प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजी। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स है उसका जो बेसिक या बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो जेनेटिक्स का ये है कि जो इनहेरिटेंस के फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें। और इसकी डेफिनेटली जब हमें फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ इनहेरिटेंस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो जब हमें ये समझ आते हैं या समझ पाते हैं हम जब इनको, तो इनकी जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में है। और इसका यही नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल्स के साथ ही लिंक्ड है, ये मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे वो वर्टेब्रेट्स की बात करें चाहे हम इनवर्टेब्रेट्स की बात करें, हर स्पीशी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो जेनेटिक्स की बात लाजमी हम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का आगाज कहाँ से होता है, एग को स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन के जरिए से वो मल्टीप्लाई करता है, और फिर वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होता है। सेल्स से इतने ज़्यादा सेल होते हैं कि वो जो है डिफरेंट टिश्यूज़ में, और डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं
वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स जो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अल्टीमेटली ये चीज़ें सारी की सारी एक ऑर्गेनिज्म की तरफ लीड करती हैं। तो ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, it would be right to say, which by successive divisions has produced the vast number and various cell types that comprise the human body. यानी मैं अगर यूं कहूं कि सिर्फ एक फर्टिलाइज्ड एग से बात शुरू होती है और इंसान के जिस्म की मिसाल ले लें तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। हर ऑर्गन का, हर जो टिश्यू है उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से बात एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से बात शुरू होती है और पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी पे जाके ख़त्म होती है। और फिर सिर्फ बॉडी पे जाके ख़त्म नहीं होती, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं उनके अंदर जो होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो भी सारे के सारे इसी बेस पे चलते हैं। अब न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ वर्म लाइक और थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, वी कॉल देम क्रोमोसोम्स। हम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की बात जब करते हैं तो ये थ्रेड लाइक या वर्म लाइक यानी कीड़े की तरह आपको छोटे छोटे बॉडीज जो हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो हैं वो अगर ऑब्जर्व किया जाए अंडर माइक्रोस्कोप तो वो नजर आएंगी, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। फिर अगली बात जो है कि एवरी स्पीशी हैज अ करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मिसाल के तौर पे इसका बाद का मतलब ये हुआ कि हर स्पीशी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं या ह्यूमन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। और इसमें भी दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोसोमल, ऑटोसोम्स, यानी जो बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस से या सेल्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। और फिर एक पेयर जो होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 46 का मतलब ये है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स और जो बाकी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। अगर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म और एग द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो ह्यूमन के जो सेक्स सेल्स हैं या गोनेड सेल्स हैं, यानी स्पर्म और एग की अगर बात करें तो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है। ये कुदरत का सबसे बेहतरीन नज़र है कि हर अगर जो सेक्स सेल्स है या गोनेड्स से रिलेटेड जो सेल्स है लाइक स्पर्म एंड एग, तो उनके अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर पूरे का पूरा होता तो अगली जनरेशन में ये जो है वो 46 से डबल हो जाना था। तो इस चीज को भी अल्लाह ताला ने मेंटेन किया है। क्या होता है कि इसके अंदर मियोसिस मायोसिस का प्रोसेस जो है वो रखा गया है कि जब भी जितने भी सेक्स या जर्म सेल्स जो बनने का प्रोसेस है उसके अंदर मायोसिस का प्रोसेस चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं वो हाफ हो जाएंगे। और मैं ये एज ए रिजल्ट ऑफ मायोसिस हैं। तो जब ये क्रोमोसोम के दोनों यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन 23 क्रोमोसोम्स इन स्पर्म एंड 23 क्रोमोसोम्स इन एग, व्हेन दे यूनाइट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं प्रोसेस को, तो उसके रिजल्ट में नंबर ऑफ जो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन का है दैट इज 46 क्रोमोसोम्स, उसको रिस्टोर किया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का सबसे बड़ा जो एक फीचर है वो ये है। और अगर क्रोमोसोम जो है इसके बारे में ये भी मैं कहूँगा कि क्रोमोसोम्स दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। और वन क्रोमोसोम अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी बात कही जा सकती है कि जो क्रोमोसोम है वो दूसरे जो पेयर का जो इसका पार्ट है उसके साथ शेप और साइज में एक जैसे हैं, एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें इस तरह नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कहा जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है क्या कहते हैं उसको, वाई क्रोमोसोम से। तो द साइज ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। तो अगर जितने भी एग्स हैं, जो एग्स हैं वो सारे के सारे दे कैरी एक्स क्रोमोसोम,
और जो स्पर्म है उसमें दोनों तरह के स्पर्म पाए जाते हैं, एक्स कैरियन स्पर्म भी है और वाई क्रोमोसोम कैरियन स्पर्म भी है। तो व्हेन एवर फर्टिलाइजेशन अकर्स देर इज इक्वल चांस कि भी एक्स जो है वो एक्स के साथ मिल जाए, एक्स बियरिंग क्रोमोसोम के साथ मिल जाए, या वाई बियरिंग वाई क्रोमोसोम बियरिंग क्रोमोसोम स्पर्म के साथ जो है वो उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इक्वल चांस होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन में जो चांस है वो इक्वल होता है। तो चाहे वो ये होगा कि एक्स वाला स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर दे एग को, या वाई वाला क्रोमोसोम वाला जो है वो स्पर्म जो है वो उसको। अब ये चीज जो है जैसी ये डेवलपमेंट शुरू होगी तो डेफिनेटली अगर वाई क्रोमोसोम वाई बियरिंग जो क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो जब एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई बनेगा, यानी कि वो मेल बनेगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम बियरिंग जो स्पर्म है वो अगर एग को फर्टिलाइज करता है तो इसका मतलब एक्स एक्स है, यानी कि वो फीमेल को के अंदर डेवलप करेगा। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बेसिकली दे आर नॉट नंबर्ड। मसलन क्रोमोसोम ऑफ गैमेट जो हैं बेसिकली जो जिसको मैंने कहा कि भी ऑटोसोम्स हैं उनको 1 से 22 तक यानी 23 पेयर्स हैं, तो 1 से 22 तक तो वो है प्लस एक्स और वाई। इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो लेके चीज़ों को चलते हैं। जो क्रोमोसोम है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है, ये जो डिफरेंट नाइट्रोजनस जो बेस पेयर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये उसका कम्बिनेशन है। और जो जीन्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन दीज, दे आर द स्ट्रेचेस और स्मॉल पोर्शंस ऑफ दीज दिस डीएनए। and gene we can say is a stretch of DNA from 1000 to 100,000 or more base pairs in length. That has a specific function. We can say usually a gene is responsible for a particular protein. यानी जैसे जैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि जीन का फंक्शन सिर्फ यही नहीं है कि वो जीन मौजूद है, बल्कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो एक जीन जो है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर जब वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होके प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है बॉडी के अंदर। और हर जो ऑर्गन है, ये जो उसका सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उसके जो फंक्शनल जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ। अब जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे बुनियादी एक शख्सियत का जो या शख्स का जो ज़हन में ख्याल आता है जो कि एक ग्रेगर मेंडल है। ही वाज अ मंक, ऑस्ट्रियन मंक था, पादरी था, जिसने के गार्डन पीस के अंदर, मटर के पौधों के अंदर जो है उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए। और उसने फिर जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको उसने स्टडी किया और उसके बेस पे उसने कुछ लॉज दिए। तो इसकी जो जो काम था, उसकी जो स्टडीज थी, दे वर रिपोर्टेड इन ऑलमोस्ट वेरी लेट 1900। बेसिकली तो 16वीं 17वीं सदी में काम किया गया, जो 19वीं सदी के अंदर जो है उसको रिपोर्ट किया गया। तो it was immediately obvious that Mendel's heredity factors followed the same rules as chromosomes. Hence the genes must be carried by chromosome. तो जो बेसिक आप लोगों ने बायोलॉजी की बुक पढ़ी होगी मैट्रिक की, उसके अंदर ये कहा जाता है कि क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। तो ये सबसे बेसिक बात जो थी कि इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रेगर मेंडल, ये उसी की तरफ से हमें ये बात पता चली। और आम तौर पे होता ये है कि जो जीन्स जो हैं वो अमूमी तौर पे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बगैर किसी तब्दीली के जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, उनको वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है। तो जीन्स आर ऑर्डिनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अनचेंज्ड।
Sometimes definitely changes occur. However, the gene is changed and we call this rare process mutation. म्यूटेशन का अमल होता है। तो जब एक जीन म्यूटेट करता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके बारे में ये कहा जाएगा कि द म्यूटेंट फॉर्म इज एज स्टेबल एज रेगुलरली ट्रांसमिटेड एज द ओरिजिनल। तो म्यूटेशन जो है वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। यानी एक बेस पेयर के ऊपर भी पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, गेन और लॉस ऑफ जो जो बेसिस है वो भी हो सकता है, और एक पूरे का पूरा जो ग्रुप ऑफ बेसिस है वो भी चेंज हो सकता है, उसको इन्वर्टेड जो है उसकी इन्वर्जन भी हो सकती है। तो इस तरह के कह सकते हैं कि ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो अगली जनरेशन के अंदर आते हैं। फिर अगर डीएनए की बात करें तो जीन एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द डीएनए होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है डीएनए का। और अगर जो पुरानी बात मैं बताऊं अगर कि भी वो पहले ये कहा जाता था कि अबाउट 97 जो परसेंट जो डीएनए है उसका फंक्शन ही नोन नहीं है। तो इसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। तो इसको नॉन जेनिक रीजन भी कहा जाता है। तो इस वजह से यानी कि दो तरह के पोर्शन हो गए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। जो फंक्शनल पोर्शन ऑफ जो डीएनए है वो तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर, लेकिन जो नॉन फंक्शनल है उसको हम जंक डीएनए का भी नाम देते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की जो कंट्रीब्यूशन है अगर हम देखें ओवरऑल इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, तो एनिमल ब्रीडिंग की जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है। जहाँ से उसमें अगर ये कहें कि अगर जानवरों की परफॉर्मेंस का डाटा हमें मौजूद हो हमारे पास कि भी जानवरों की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो हम सबसे पहले तो जानवरों की जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उसमें ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। तो ये जो अप्रोच है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसकी वजह से सिलेक्शन होते होते आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते जाते 3, 3.5, 4 साल लग जाते हैं। ये हमारे लोकल एनिमल्स की सिचुएशन बता रहा हूँ। और जो हमारे पास एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनमें उमूमी तौर पे ये होता है कि साल, सवा साल या 1.5 साल के अंदर अंदर फीमेल एनिमल जो है वो तैयार हो जाती है और वो अगली जनरेशन देने के लिए तैयार है। तो 9 महीने या 10 महीने, अगर बफलो है तो 10 महीने का जेस्टेशन पीरियड होगा, और उसको वो कवर करने के बाद अगली सेकंड जनरेशन आ जाएगी, और इसी तरह उसको तैयार होके और फिर अगली जनरेशन देने में इतना ही तकरीबन टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि कंबाइंड जेनेटिक, न्यूट्रिशनल और अगर और दूसरी जो एडवांसेस हैं, अगर हम उनको कंबाइंड उनका जो यूज़ है वो करें तो उससे जानवरों की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि होस्टिन फ्रीजिन की एग्जांपल, होस्टिन पॉपुलेशन की मिसाल जो है वो दी जाती है आम तौर पे। तो तकरीबन 90 साल के अंदर अंदर उन्होंने अच्छी खासी उसके अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो की है। तो इसी तरीके से चिकन के अंदर भी नई नई ब्रीड्स जो बनी वो भी, उसका भी बड़ा एक यानी रोल रहा। तो जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट की, वो तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म काम है। उसमें हम अगर ब्रीडिंग की या रिप्रोडक्शन की डिफरेंट जो टेक्निक्स जो हैं, टूल्स जो हैं, उनको अगर इस्तेमाल करके और साथ ही जेनेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दें तो उससे हमारा एक नई नस्ल बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास जो सिलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा टूल है। आजकल हमारे पास उसमें एक नई टेक्निक आई है कि छोटी उम्र के अंदर ही हम जो जानवर है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोमिक सिलेक्शन। तो जीनोमिक सिलेक्शन पे उम्मीद है कि मेरा जल्दी एक इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसके बारे में बड़ी डिटेल्ड बात होगी, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा यानी वो नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टोटल डिस्कशन थी जिसके बारे में हमने मतलब बात करनी थी।